स्मृति ईरानी का आज एक दिन का अमेठी दौरा है। स्मृति ट्रेनिंग कैंपेन प्रोग्राम में शामिल होंगी और साथ ही उन्हें आज कई और कार्यक्रमों में शरीक होना है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी राहुल गांधी ने अमेठी का दौरा किया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों के अंतर से मात दी थी। लेकिन 24 में चुनाव फिर पलटा। स्मृति कांग्रेस कैंडिडेट किशोरीलाल शर्मा से हार गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर हैं। अब राजनीतिक तौर पर ये दौरे को हम किस तरीके से देखें, सचिन जी, सवाल ये है, बैक इन अमेठी। देखिए, वो 2024 में लगभग 1,70,000 के मार्जिन से किशोरीलाल शर्मा से हारी थी। लेकिन अभी जो ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें लोग जो अमेठी के सांसद हैं बहुत खुश नहीं थे। अभी राहुल गांधी का जब वहां पे मीटिंग भी हुआ जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया था, उस समय भी किशोरीलाल शर्मा को लेकर शिकायतें उनके पास भी आई थी और बोर्ड भी लग गए थे कि 2 साल में आपने क्या किया है। तो स्मृति ईरानी 2019 से 24 में ये आई कि इनके कुछ खास लोग वहां पे एक कोटरी बन गया था, उसके माध्यम से ये बिल्कुल इनएक्सेसिबल हो गई थी। तो वो गलती जो 14 से 19 में इन्होंने अपने आप को एक्सेसिबिलिटी हारने के बावजूद रखा, जीतने के बाद अब इनको ये दोबारा आया है। तो देखिए, काम तो इन्होंने किए थे, लेकिन जनता में, नेता में क्या होता है, आप काम कितना भी कर दीजिए, कोई बुलावा आए आप नहीं जाइए, कोई आपसे मिलना चाहता है आप नहीं मिल रही हैं, कोई फोन करे आप नहीं उठा रही हैं। तो जनता के लिए नेता काम के साथ साथ कितना एक्सेसिबल है कि हमारे एक फोन पे जवाब आता है, वो एक गलती उनसे हुई थी। लेकिन इन्होंने काम किए थे 19 से 24 में, काफी उसका हवाला भी है। तो अब शायद ये है कि स्मृति ईरानी फिर से वहां जा रही है, क्योंकि जनता को भी अपवाद, देखिए 2024 एक अपवाद था, 2024 कोई दिशा नहीं बदला है, वो एक अपवाद था कि बीजेपी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थी, नेता बहुत सारा काम अपना आउटसोर्स कर दिए थे। वैसे में जो कार्यकर्ता है, कोर सपोर्टर है, उसने एक संकेत दिया, एक वार्निंग दिया और कोर्स करेक्शन हुआ है। उसका नतीजा भी अभी बंगाल के इलेक्शन तक दिखा है। स्मृति ईरानी भी उसी कवायद में है। 27 में यूपी का चुनाव है, बंगाल में इनकी भूमिका स्मृति ईरानी की रही है। फर्राटेदार बांग्ला में बोल के, महिलाओं के बीच में जाके इन्होंने अपना दिखाया। और अमेठी में इनकी पब्लिक एक बार जब आपको पनिश कर देती है और आपने पास्ट में अच्छा काम किया है तो फिर आपको रिवॉर्ड भी करती है, बिल्कुल ठीक, याद रखिएगा। तो जब ये अमेठी जा रही हैं तो निश्चित तौर पे अब ये आएगा कि भाई इनको हमने जरूरत से ज्यादा पनिश कर दिया है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा ये कर दे, तो वो एक कवायद शुरू हो गई और 27 में निश्चित तौर पे देखिएगा इनकी अच्छी भूमिका है। कोई और कहानी भी है क्या इसके पीछे? नहीं, देखिए, अभी उनके पुनर्वास की बातें चल रही हैं। अभी भी राज्यसभा के चुनाव हैं और नवंबर में तो रिवाइवल कैसे होगा? 29 में होगा या कुछ 27 में होगा? पहले हमको लगता है होना चाहिए है, क्योंकि एक तो अभी इसी साल नवंबर में उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर, राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। अभी भी 24 सीटों का मामला आया है, कैंडिडेट तय करने हैं। इनकी पश्चिम बंगाल की जो भूमिका है उसका पुरस्कार इनको बीजेपी की तरफ से मिलना चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता उनको रिवार्ड दे देगी। अगर अभी उनको कहीं उनका पुनर्वास होता है, भारतीय जनता पार्टी कहीं एडजस्ट करती है, संगठन में जगह मिलती है। देखिए, ये 2 चीजों पर ध्यान रखनी है हम लोग को। राज्यसभा चुनाव में उनको कहीं एडजस्ट किया जाता है या नहीं, और नितिन नवीन या फिर संगठन में, हाँ, नितिन नवीन की टीम में, और फिर उनकी भूमिका बनेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में और फिर आगे के लिए। वो अभी उनका राजनीतिक करियर बहुत बचा हुआ है। आइए बात एफआईआर की कर ले। सुप्रीम कोर्ट एफआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अपना फाइनल फैसला सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ सभी याचिकाओं पर एक साथ फैसला देगी। अदालत ये तय करेगी कि क्या चुनाव आयोग के पास मौजूदा रूप में एफआईआर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत शक्तियां हैं या नहीं। कोर्ट ने इस मामले में 29 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने एफआईआर प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई थी और ये प्रक्रिया बिहार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में पूरी हो चुकी है। यूपी, गुजरात और राजस्थान जैसे कई राज्यों में यह अभी भी जारी है और कई राज्यों में होना भी है। कई डिस्क्रिपेंसीज जो हैं वो पश्चिम बंगाल की भी लंबित हैं। जो खबर हमारी पहले हाफ में रह गई थी उसको भी मैं जोड़ते हुए ये बात कह दूं, तो एफआईआर के तहत इलेक्शन कमीशन को भी एफआईआर वाला ये अधिकार कितना है, कहां तक है, सबकी नजर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर ये है। तो बिहार में जब पहला हुआ एसआईआर तभी ये याचिका दायर हुई थी पहले। और इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है कि नहीं आपके पास एसआईआर कराने की। तो वो तो मान के चलिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। जो संविधान में प्रोविजन है उस प्रोविजन के तहत चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया था बिहार में। वो तो डिसीजन हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं, वो डिसीजन है, उसमें संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग को अधिकार है ये करने का। उसके अलावा बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं।
उन सारी याचिकाएं, हमको लगता है बंगाल वाली सारी याचिकाएं इसमें नहीं आएंगी। ये जो संवैधानिक वैधता को जो चुनौती दी गई थी, उन तमाम याचिकाओं पर आज फैसला आ जाएगा। बंगाल की जो याचिकाएं हैं वो सब अलग अलग हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज को लेकर के कुछ है, कुछ और भी याचिकाएं हैं जो बाद में न्यायिक अधिकारियों को लगाया गया, और उस तरह से उनका अपना बारी बारी से फैसला लेकिन सर अगर इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार नहीं है तो फिर किसे अधिकार है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार चुनाव आयोग को कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है, और उस अधिकार को, उस एक्सरसाइज, उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत उसको एक्सरसाइज किया अपने उस काम को चुनाव आयोग ने। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा इस फैसले के बाद। बात मिडिल ईस्ट की टेंशन की कर लें, दमदार 10 में। अब बात इस जंग की। अमेरिका ईरान एक तरफ शांति समझौते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं इसी बीच बड़ी खबर है कि ईरान ने फिर से जंग की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की सेना और IRGC फुल अलर्ट मोड में है और ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सबसे बड़ा हथियार बताया है। वहीं ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। ईरान के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि 88 दिन बाद इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है ईरान के लोगों के लिए। 88 दिन के बाद अब जिनके घर में इंटरनेट की सुविधा चल रही है वो ये दर्द नहीं समझ पा रहे होंगे जिनके पास 88 दिनों से इंटरनेट की सुविधा नहीं है। लेकिन हॉर्मुज को लेकर जो ईरान अमेरिका के लिए कह रहा है कि हमें उनके ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं है, ये इस जंग को किस मुहाने पर लेकर जाएगा? नहीं, देखिए, अनिश्चितता और बढ़ेगी। कारण ये है कि एक तरफ आप शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान और खाड़ी देशों को बैक डोर से आप लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं कि वहां पे आप बंदर अब्बास और हॉर्मुज के पास आप मिसाइल स्ट्राइक कर दे रहे हैं, ये कहते हुए कि ईरान उसको वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। तीसरा देखिए, जो खाड़ी देश और पाकिस्तान, उनके पास एक सीमा, आप उससे कह रहे हैं कि आप अब्राहम अकॉर्ड में साइन करो, शामिल हो जाओ। उसका मतलब है कि पब्लिकली आप इजराइल को पहचान ले, लेजिटिमेसी दे दे। अब वो पाकिस्तान के लिए और खाड़ी देशों के लिए, मुस्लिम देशों के लिए बहुत ही बड़ा एक आइडियोलॉजिकल संकट है। तो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दिक्कत है कि वो चीजों को असंभव बनाने में माहिर है। माने हर जो चीजें आसानी से हो सकती हैं उसको, और अब बताइए जो उनके मित्रवत देश हैं खाड़ी देश और पाकिस्तान, उनसे कहना कि अब इजराइल को आप मान्यता दे दें अब्राहम अकॉर्ड में करके, तो उनका भी प्रयास तो अब धीमा होगा ना। तो ईरान की शांति के साथ एक तो आप अपने जो लोग कर रहे हैं प्रयास उनको उलझा रहे हैं, दूसरा आप क्या कर रहे हैं कि इस अटैक करते रहे इंटरनेट का बहाल होना। वही खबर बता देती हूँ, लेबनान की बात है। ईरान और अमेरिका शांति समझौते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजराइल की फोर्स लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रही है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर से लेकर हथियारों के गोदाम को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में इजराइल की तरफ से लेबनान में 180 से ज्यादा स्ट्राइक की गई, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। आप अपनी बात पूरी कर लें, एक तरफ आप जंग भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ शांति वार्ता भी कर रहे हैं, फिर अब्राहम अकॉर्ड का दबाव भी है। उसमें ये पता नहीं चलता है कि क्या अमेरिका का सही में इजराइल पे उतना प्रभाव है। कई बार होता है कि राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका ये संकेत देते हैं कि वो चाहते हैं कि इस युद्ध से निकल जाए वो। वहीं इजराइल की अपनी एक कैलकुलेशन है, वो नहीं चाहता है कि जब तक कि निर्णायक तौर पे ईरान बर्बाद ना हो और जब तक कि उसके अलाई देश खत्म ना हो लेबनान जैसे, तब तक वो चाहता नहीं है कि ये वॉर खत्म हो। वैसी स्थिति में अमेरिका एक उलझन में है। एक, वो इस वॉर से सम्मानजनक तरीके से निकल भी नहीं रहा है और ईरान को बिल्कुल दबा भी नहीं पा रहा है। ट्रंप का दरअसल हर बार फेल हो रहा है। ही इज मेकिंग मनी, लेकिन यहाँ पे इस फ्रंट पे हर बार फेल हो रहे हैं। कोई कमेंट्स?